हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करी। दूसरे क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल्स की तरह हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई होता है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हो या माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हो। लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो सिग्निफिकेंस है, वो बढ़ती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। पिछली क्लास में की गई दो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस रिकॉल करिए। कार जो एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है और जिसकी स्पीड का एरर 0.1% था, उसके लिए हमने पोजीशन का एरर फाइंड किया। वो पोजीशन का एरर एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू में आ रहा था। इसका मतलब हमें कार की पोजीशन भी क्वाइट एक्यूरेटली पता है और कार की स्पीड भी। ये दोनों चीजें अगर हमें काफी एक्यूरेसी से पता है तो फिर हम कार की ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर पाएंगे विदाउट मच एरर। और ये बात सिर्फ कार के लिए नहीं, दूसरे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हम कर पाते हैं। हमें अर्थ की ट्रेजेक्ट्री काफी अच्छे से पता है, ठीक है, तभी तो हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि कब सनराइज होगा, कब सनसेट होगा, कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, कब चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, अर्थ कब किस समय कहां पर होगी ये हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। इस तरह की चीजें मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए पोजीशन का एरर और वेलोसिटी का एरर दोनों एक साथ वेरी 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 स्मॉल नंबर्स में रखना पॉसिबल है। दोनों को जीरो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर्स में रखना पॉसिबल है। But the same is not true for microscopic objects confined in a very small volume, like electrons confined in an atom. इलेक्ट्रॉन के लिए की गई कैलकुलेशन याद करो। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर एंगस्ट्रॉम्स के ऑर्डर में 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर में आ रहा था। अब अगर इतना एरर किसी फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में होता, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री टू मूव है, जो बड़े डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहा है, मान लो वो आपके स्टडी रूम में ही चल रहा है, फ्रॉम वन वॉल टू द अदर वॉल, तो वो जो दूरियां तय कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का एरर नेग्लिजिबल है। तब तो हम उस इलेक्ट्रॉन की पाथ भी काफी एक्यूरेटली बता पाते। अगर वो फ्री होता तो, फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को हमने एटम के अंदर बंद कर दिया, उस पर ये पाबंदी लगा दी, ये बंदिश लगा दी कि एंगस्ट्रॉम के दायरे में ही बंद रहना, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में आने वाला ये एरर नेग्लिजिबल नहीं है। रेडियस ऑफ एटम जो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है और पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का एरर है, इस स्थिति में फिर वो एरर नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, अगर इलेक्ट्रॉन फ्री हो तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन काफी एक्यूरेटली बता सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कन्फाइंड हो तो फिर हम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली नहीं बता पाते। वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि वो देखो वो रहा इलेक्ट्रॉन। नहीं, electron confined in an atom is like a cloud of negative charge। यहां से फ्री आइडिया डेवलप होना स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन एटम को हम पार्टिकल नहीं मान सकते। एक फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन एटम डजंट बिहेव लाइक नॉर्मल पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स के साथ एक पोजीशन एसोसिएटेड होती है। पार्टिकल्स को हम पिन पॉइंट कर पाते हैं कि वो है पार्टिकल, लेकिन इलेक्ट्रॉन को हम एटम में पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एटम का साइज है लगभग उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर है। उम्मीद है ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है वो एक हेज, एक धुंध की तरह हो जाता है, उसकी पोजीशन हेजी है। You cannot see the electron inside the atom, and that is why we treat the electron present inside the atom
as a cloud of negative charge and talk in terms of the probability of finding electron at a particular location rather than precisely locating the electron, which is not possible. Electron confined in atom is more like a wave and a free electron is more like a particle. इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन एटम को आपको वेव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. जिस तरह एक वेव की कोई प्रिसाइज लोकेशन नहीं होती, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की भी कोई प्रिसाइज लोकेशन नहीं है एटम के अंदर. हाँ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कहां पर कितनी है, इस बारे में हम जरूर बात कर सकते हैं. इफ वी एनालाइज द इलेक्ट्रॉन वेव को अगर हम स्टडी करें तो उससे हमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पता चलता है. तो जो मैटर वेव्स का आइडिया है और जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं. इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के कारण ही हम इलेक्ट्रॉन को प्रिसाइसली लोकेट नहीं कर पाते एटम के अंदर. ठीक है, ये सब बहुत आसान चीजें नहीं है और इनके डेप्थ में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे. फिलहाल इतना समझ लीजिए कि फॉर अ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट कन्फाइंड इन अ वेरी टाइनी वॉल्यूम, Heisenberg's uncertainty principle becomes very important. But for other objects which are free to move, macroscopic world में जो objects हम डील करते हैं, उनके लिए Heisenberg's uncertainty principle उतना important नहीं है. उन objects के लिए हम position और speed दोनों काफी accurately find कर पाते हैं और path भी define कर पाते हैं. ठीक है, ये सब बातें hopefully आप समझ पा रहे हो. इसी बात के संदर्भ में, इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करते हुए शो करिए कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन नहीं कर सकते. ये बात तो आप एज अ फैक्ट पहले से जानते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रहता, लेकिन ये बात आज हमें हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से शो करनी है कि इलेक्ट्रॉन को 10⁻⁻15 मीटर रेडियस के न्यूक्लियस के अंदर बंद करके नहीं रख सकते. ये बात कैसे शो करेंगे? कुछ चीजें मैथमेटिकली कॉन्ट्राडिक्शन से शो की जाती हैं. मतलब जो नहीं हो सकता उसको मान लिया जाता है कि वो है, और फिर आगे बढ़ के हम अपने आप को ही गलत साबित कर देते हैं कि हमने जो माना था वो गलत था. और खुद को गलत साबित करने में हमें कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से यही चाहते थे कि हम गलत साबित हों, क्योंकि हमने अजम्पशन गलत लिया था. ठीक है, और ऐसा ही हम यहां भी करेंगे. सो लेट अस अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इनसाइड द न्यूक्लियस. Assume that the electron is confined inside the nucleus. जो नहीं हो सकता उसको सही मान लिया. मान लो ये है न्यूक्लियस और ये है इसके अंदर बंद इलेक्ट्रॉन. अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बंद रहना है तो उसकी जो पोजीशन का एरर है वो न्यूक्लियस के रेडियस से बड़ा नहीं होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के डिटर्मिनेशन में जो एरर आ रहा है वो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस से अगर बड़ा हुआ, जो न्यूक्लियस का साइज है उससे बड़ा अगर एरर हुआ इसके पोजीशन में, तब तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर ही हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स द मैक्सिमम अलाउड एरर in electron's position would be equal to the radius of the nucleus, which is of the order of a femtometer. femtometer को की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴.
-15 मीटर. मैक्सिमम अलाउड एरर डेल्टा एक्स मैक्स आ रहा है 10 to the power -15 मीटर. अगर पोजीशन में अधिकतम एरर इतना ही हो सकता है तो स्पीड में मिनिमम एरर कितना होगा? मिनिमम एरर इन इलेक्ट्रॉन्स स्पीड. एरर इन पोजीशन से एरर इन स्पीड को रिलेट करना हमने लास्ट टाइम सीखा था. डेल्टा वी मिन फाइंड करते हैं. दैट वुड बी h upon 4 pi m डेल्टा x मैक्स. पोजीशन के अधिकतम अलाउड एरर से स्पीड में मिनिमम कितना एरर आएगा ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सिंप्लीफाइड कैलकुलेशंस करेंगे. h की वैल्यू सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं. पाई की वैल्यू 22/7. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 to the power -31 kilograms. अगेन अ सिंप्लीफाइड वैल्यू. और पोजीशन का एरर 10 to the power -15 मीटर्स. ये जो वैल्यू है ये मीटर पर सेकेंड में आएगी. सो दिस इज द मिनिमम एरर इन इलेक्ट्रॉन्स स्पीड. उसके बाद कुछ कैंसिलेशंस करें. तो 22 से ये कैंसिल कर सकते हैं 0.3 टाइम्स. डेल्टा वी मिनिमम 7 ऊपर चला जाएगा. 2.1 एक 4 नीचे एक 9 नीचे. ठीक है. 22 को कैंसिल कर ही दिया था. 10 की पावर्स कलेक्ट करिए. ये 10 की पावर -46 है. इसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर 12 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड. एक बार 3 से और कैंसिलेशन हो सकता है. 3 से कैंसिलेशन करा तो ये 0.3 रह जाएगा. उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.7 हो जाएगा. 100 से मल्टीप्लाई किया तो 70/12. इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, इधर 100 से डिवाइड किया तो ये 10 to the power 10 रह जाएगा. डेल्टा वी मिन ठीक है 35/6 which is 5.83 roughly. 5.8 into 10 to the power 10 meter per second. ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड का मिनिमम एरर आ रहा है. ठीक है. यहां तक की कैलकुलेशन तो सही है, पर इस नंबर को ध्यान से देखो. क्या इस नंबर को देखकर आपके दिमाग में कुछ चमकता है? ये जो 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये कोई छोटी स्पीड है? याद करो लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, जो कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्पीड है. ध्यान रहे, उससे ज्यादा स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की नहीं हो सकती. और यहां तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड का एरर ही उससे ज्यादा है. डेल्टा वी मिन एरर इन स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रहा है. इलेक्ट्रॉन की स्पीड का एरर ही इस लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रहा है. दिस इज अगेन इम्पॉसिबल. जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था, कुछ चीजें इम्पॉसिबल हैं, एंड दिस इज अगेन वन ऑफ देम. To be able to possess a speed in excess of the speed of light is simply not possible. और यहां तो एरर ही उससे ज्यादा आ रहा है. मतलब जितनी किसी की स्पीड नहीं हो सकती उससे ज्यादा इसकी स्पीड का एरर है. ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी बोले कि मेरे पास इतनी सेविंग है जितना इस पूरी दुनिया में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है. टोटल जो वेल्थ है सारी कंट्रीज की उससे ज्यादा सेविंग रखे हुए एक आदमी. नॉट पॉसिबल. सिमिलरली एरर इन स्पीड कैन नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ लाइट. और हम ये चाहते थे कि ऐसा ही कुछ आए, कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आए,
कोई असंभव सी स्थिति बने, क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। ये बात हम पहले से जानते थे, लेकिन आज हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल की मदद से हमने ये बात शो कर दी। इम्पॉसिबल मीन्स द assumption is wrong. Assumption that the electron is confined inside the nucleus is wrong. Electron can't be confined inside the nucleus. इससे एक और बात साबित हो रही है। इस कैलकुलेशन को पिछली क्लास की एंड में जो कैलकुलेशन करी थी उससे जोड़कर देखें। पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर इतना ज्यादा आ रहा था कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाहर निकल जा रहा था। वो भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन थी। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर हमें कम करना पड़ेगा, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कन्फाइंड हो पाएगा। लेकिन हम इतना भी कम नहीं कर सकते वो एरर कि इलेक्ट्रॉन फेम्टोमीटर से भी कम एरर उसकी पोजीशन में हो जाए, इतना भी नहीं हो सकता। एक लिमिट से ज्यादा जब आप पोजीशन का एरर कम करोगे तो स्पीड का एरर लाइट की स्पीड को एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि पोजीशन का एरर अगर कम होता है तो स्पीड का एरर बढ़ता है। द मोर सर्टेन यू बिकम अबाउट द पोजीशन, द मोर अनसर्टेन यू बिकम अबाउट द स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन का एरर इतना कम तो करना पड़ेगा कि वो एटम के अंदर आ जाए, पर इतना भी कम नहीं कर पाएंगे कि स्पीड का एरर लाइट की स्पीड को क्रॉस कर जाए। इसका मतलब स्पीड का एरर भी बहुत ज्यादा रहेगा, सिग्निफिकेंट रहेगा, और पोजीशन का एरर भी सिग्निफिकेंट रहेगा। ठीक है, दैट इज वाई वी विल नॉट बी एबल टू सी द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, नेकेड आई से तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के जरिए एटम के अंदर देखना संभव हो जाए तो भी आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर और स्पीड का एरर दोनों ही हाईली सिग्निफिकेंट हैं, लार्ज हैं एटम के कॉन्टेक्स्ट में। दैट इज वाई द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम इज लाइक अ हेज, एक धुंध है, कोहरा है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है। हां, कहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है ये हम जरूर बता सकते हैं, पर इलेक्ट्रॉन से अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते कि कल इस टाइम पर सुबह के 11:25 पर 25 सेकंड पर मुझे यहां पर आके मिलना, यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लेट्स गो एंड मीट हिम। ये पॉसिबल नहीं है। अर्थ के बारे में ऐसे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ की ट्रेजेक्टरी हमें बहुत एक्यूरेटली पता है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। चलिए एक दो चीजें और मैथमेटिकली आपको शो करता हूं। डेल्टा एक्स मिन इक्वल्स एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा वी एक्स। ये तो हमने लास्ट टाइम ही लिखा था। इस डेल्टा वी एक्स को आप जितना कम करोगे मिनिमम एरर इन पोजीशन उतना ही बढ़ेगा, और यही बात स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हैं। आप पोजीशन का एरर जितना कम करोगे स्पीड से एसोसिएटेड एरर उतना ही बढ़ेगा। The more certain we become about an object's speed, the more uncertain we become about its position. The more certain we become about an object's speed, the more uncertain we become about its position.
जितना स्पीड के बारे में श्योर होते जाते हैं उतना ही पोजीशन के बारे में अनश्योर होते जाते हैं एंड वाइस वर्सा। पोजीशन को हम जितना श्योरिटी के साथ जानने जाएंगे, स्पीड के बारे में हम उतना ही अनसर्टेन हो जाएंगे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने कहा कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन आज मैं आपको इसका एक इम्प्लीकेशन बताता हूं। उसने तो मना किया था दोनों एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, एक को एग्जैक्टली फाइंड करने से उसने मना नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते। कर सकते हो, पर पोजीशन एग्जैक्टली फाइंड करने जाओगे तो वेलोसिटी का एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो लाइट की स्पीड को भी क्रॉस कर जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने एक्सप्लिसिटली खुले तौर पर मना तो नहीं किया कि एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं चलेगी, लेकिन इनडायरेक्टली उसके प्रिंसिपल से यह बात निकल कर आ रही है कि एग्जैक्ट पोजीशन भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने जाओगे तो वेलोसिटी का एरर लाइट की स्पीड को क्रॉस कर जाएगा, which is not possible. That means finding the exact position is also not possible. Similarly, उसने exact velocity find करने से भी मना नहीं किया, लेकिन exact velocity find करोगे तो speed position का error infinite हो जाएगा, which is again not possible. तो हाइजेनबर्ग ने एक्चुअली बोला था कि exact position और exact momentum दोनों एक साथ find नहीं कर सकते, पर उसके प्रिंसिपल से ये बात भी निकल कर आई कि आप कोई एक चीज आइसोलेशन में भी एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते। आप सिर्फ एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने जाओ तो वो भी संभव नहीं है, और सिर्फ एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड करने जाओ तो वो भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सिंपल सी एनालिसिस और करके बताता हूं। सपोज वी हैव an object of mass 1 grams। 1 ग्राम तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास होगा, किसी एटम, मॉलिक्यूल, आयन या इलेक्ट्रॉन का मास तो नहीं होगा। तो एक फेयरली स्मॉल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया जिसका मास 1 ग्राम है। तो उसके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम हो जाएगा ना। ये दोनों चीजें लेफ्ट में रखी, मास को राइट में शिफ्ट कर दिया। इन द लिमिटिंग केस, एक लिमिटिंग केस कंसिडर करते हैं। इनका प्रोडक्ट इससे ज्यादा होना है या इसके बराबर होना है। लिमिटिंग केस में मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, h upon 4 pi m के। Let us try to find this value h upon 4 pi m। 6.6 into 10 to the power minus 34, pi की वैल्यू 22/7, मास है 1 ग्राम मतलब 10 to the power minus 3 किलोग्राम। यूनिट्स आएंगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड, कुल मिलाकर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 7 को ऊपर लेके 6.6 और 22 का कैंसिलेशन किया, आ रहा है 2.1 अपॉन 4 इंटू 10 to the power minus 31 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या फिर 5.25 इंटू 10 to the power minus 32 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एरर इन पोजीशन एंड एरर इन वेलोसिटी, इसका प्रोडक्ट 10 to the power minus 32 मीटर पर सेकेंड मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बहुत छोटा नंबर है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर।
और इस बहुत छोटे नंबर को, बहुत बहुत छोटे नंबर को हम दो बहुत छोटे नंबर्स में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डेल्टा एक्स को 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर रखूं, तो डेल्टा वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि प्रोडक्ट 5.25 इंटू 10 टू पावर 32 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आना है। ठीक है, अगर मैं एरर इन पोजीशन को कम करना चाहूं, पोजीशन को ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड करना चाहूं, तो स्पीड में आने वाला एरर बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं स्पीड को ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड करना चाहूं, स्पीड का एरर कम करना चाहूं, तो पोजीशन का एरर बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात दिखाना चाह रहा हूं कि ये दोनों नंबर साइमल्टेनियसली काफी छोटे नंबर्स हैं। एरर इन पोजीशन भी बहुत छोटा है, एरर इन वेलोसिटी भी बहुत छोटा है। तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए पोजीशन का एरर और वेलोसिटी का एरर दोनों को साइमल्टेनियसली वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स में रखना संभव होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि मास बहुत छोटा होता है, मास बहुत स्मॉल होता है, इसलिए ये नंबर थोड़ा लार्ज आता है, और इस लार्ज नंबर को फिर दो छोटे नंबर्स में ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर आप पोजीशन का एरर बहुत ही कम करना चाहो तो फिर स्पीड का एरर सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अगर आप पोजीशन का एरर ये लोगे तो फिर स्पीड में एरर 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, या फिर आप स्पीड का एरर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 मीटर पर सेकेंड लोगे तो फिर पोजीशन का एरर 5.25 मीटर आ जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अच्छा, इन सभी केसेस में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो तो इसके बराबर आ रहा है 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 32 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर आप पोजीशन बहुत ही ज्यादा एक्यूरेटली फाइंड करने जाओगे तो फिर आपकी स्पीड का एरर बढ़ेगा, या फिर स्पीड के बारे में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाओगे तो पोजीशन का एरर भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी संभव है कि हम थोड़ा रीजनेबल रहें और स्पीड का एरर भी बहुत छोटा रखें और पोजीशन का एरर भी बहुत छोटा रखें। ये देखिए, पोजीशन और स्पीड का एरर नेग्लिजिबल है। और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इट इज पॉसिबल, for macroscopic objects it is possible to keep both the error and position and error in speed, both the error in position and error in speed down to negligibly small values. Down to negligibly small values simultaneously. तो क्या यहां पर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फेल हो गया? नहीं। ध्यान रहे, मैंने लिखा है कि एरर को नेग्लिजिबली स्मॉल रख सकते हैं, जीरो तो नहीं किया, एग्जैक्टली तो नहीं फाइंड किया किसी को भी। अगर एग्जैक्टली फाइंड करने जाओगे तब तो फिर असंभव वाली स्थिति आई जाएगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल रहे थोड़ा सा और एरर स्पीड को भी बहुत छोटा रखें और स्पीड पोजीशन के एरर को भी बहुत छोटा रखें साइमल्टेनियसली, तो ऐसा संभव है। ठीक है,
और इसी वजह से हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का पाथ डिफाइन कर पाते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट वेरी वेरी एक्यूरेटली। Trajectories for macroscopic objects can be defined very accurately। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैंने ये नहीं लिखा exactly but quite accurately। ट्रेजेक्ट्री या पाथ बताने के लिए दो चीजें पता होना जरूरी होता है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब हर इंस्टेंट पर पोजीशन क्या क्या है और हर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या क्या है, ये अगर ये चीजें पता हो तो फिर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी आर एबल टू डू फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, बट नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन एटम्स। उनके लिए प्रोडक्ट बहुत छोटा नंबर आता है। But the same is not true for electrons confined in atoms। अभी तो हमारा सारा फोकस इलेक्ट्रॉन्स पर ही है। एटम्स की स्टडी एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को अगर समझ लिया तो एटम को समझ लिया। इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबएटॉमिक पार्टिकल। एटम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करने में इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये दोनों चीजें एक साथ नेग्लिजिबली स्मॉल रखना संभव नहीं है। ये बात हमने दो कैलकुलेशंस में शो करी है। एक कैलकुलेशन जो हमने पिछली क्लास के एंड में करी थी और एक कैलकुलेशन जो आज करी, जिसमें मैंने शो किया कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड नहीं कर सकते। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का एरर बहुत छोटा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जानने समझने के बाद अब कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स नोट करेंगे। In the light of the concept of matter waves, and Heisenberg's uncertainty principle, दो इंपॉर्टेंट बातें आज से हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहली बात, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पाथ बताने की जिद छोड़ रहे हैं। आगे से इलेक्ट्रॉन की पाथ नहीं बताएंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा है, ये बात टोटली रिडंडेंट हो गई है, मीनिंगलेस हो गई। जब हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट ही नहीं कर पा रहे, उसकी पोजीशन और वेलोसिटी में इतना एरर है, तो आप उसकी पाथ कैसे बता सकते हो? ठीक है, मैं जैसे कोई बोले कि सामने रोड पर एक कार जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसकी पाथ बताए, पर यह भी बोले साथ साथ में कि उसकी पोजीशन का एरर 50 किलोमीटर है। मतलब अगर वो बोल रहा है कि ये कार है तो यहां से वो 50 किलोमीटर आगे भी हो सकती है, 50 किलोमीटर पीछे भी हो सकती है, और स्पीड में भी मान लो 25% का एरर है। अगर स्पीड में इतना एरर है और पोजीशन में इतना एरर है, तो फिर आप पाथ कैसे बता पाओगे? पाथ की बात करना ही गलत हो जाएगा। ये तो कुछ ऐसा ही होगा जैसे कोई पर्सन बोले कि मेरा फ्रेंड यहां से कुछ दूर आना सागर चौपाटी पर खड़ा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है, ही सम 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम मी, दैट्स हिज पोजीशन, 1 किलोमीटर अवे, बट द एरर इन हिज पोजीशन इज 30 किलोमीटर्स।
He can be 30 kilometers ahead of that position, 30 kilometers behind of that position also. तो ये तो अपने आप में एक मीनिंगफुल बात हो गई, मीनिंगलेस बात हो गई, ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। जब एरर इन पोजीशन इतना ज्यादा है तो पोजीशन बताने का मतलब क्या है, पाथ बताने का मतलब नहीं है। तो पाथ या ट्रेजेक्ट्री डिफाइन करना अब हमने मान लिया कि संभव नहीं है, एंड वी आर लीविंग दैट एफर्ट ऑल टुगेदर। एंड मोर ओवर वी आर रिकॉग्नाइजिंग द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कन्फाइंड इन एटम्स आर वेव्स, इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड एटम्स आर पार्टिकल्स। एटम के बाहर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर लाइक पार्टिकल्स, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर लाइक वेव्स। जैसे ये मार्कर जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये पार्टिकल है, इसका वेव नेचर नेग्लिजिबल है, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो उसका वेव नेचर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी पोजीशन में आने वाली अनसर्टेनिटी की भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बट जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, उसकी पोजीशन अनसर्टेन है, और वो अनसर्टेन इसीलिए है एक्चुअली क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव है, वेव की पोजीशन नहीं बता सकते एग्जैक्ट। वेव तो स्प्रेड आउट होती है एक स्पेस में। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और वेव नेचर इंट्रिंसिकली रिलेटेड है एक्चुअली। इन द लाइट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव्स and Heisenberg's uncertainty principle, the wave nature of electrons is recognized. इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड इन एटम को हम वेव की तरह ट्रीट करेंगे, उसके एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिकॉग्नाइज्ड and the efforts of determining the trajectory of electrons, efforts of defining the trajectory of electrons are abandoned. अबैंडन का मतलब छोड़ दिया, कुछ चीजें असंभव हैं ये भी मानना चाहिए। हमने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन की पाथ एग्जैक्टली डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर रिकॉग्नाइज किया एंड एफर्ट ऑफ डिफाइनिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रैजेक्टरी इज अबैंडन्ड। इलेक्ट्रॉन्स confined in atoms are treated like a cloud of negative charge. Electrons confined in atoms are treated like a cloud of negative charge. जिस तरह से आसमान में दिखने वाले बादलों में वाटर वेपर्स होते हैं, कहीं कहीं पर वाटर वेपर्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं कहीं पर वाटर वेपर्स की डेंसिटी कम होती है। वाटर क्लाउड की कोई फिक्स्ड वेल मार्क बाउंड्री नहीं होती। आप ये नहीं बोल सकते कि इस पॉइंट के बाद क्लाउड खत्म हो गया है, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ वैसे ही उसी एनालॉजी के आधार पर हमने इलेक्ट्रॉन को क्लाउड कहा है। इलेक्ट्रॉन में भी, इलेक्ट्रॉन रूपी क्लाउड में भी चार्ज भरा हुआ है, वाटर वेपर नहीं, चार्ज भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन इज अ क्लाउड ऑफ चार्ज, और कहीं कहीं पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कहीं कहीं पर चार्ज डेंसिटी कम है। जिस लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उस लोकेशन पर हम बोलते हैं कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। जिस लोकेशन पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है वहां पर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी कम है। जिस तरह से हम रियल क्लाउड्स की बाउंड्री मार्क नहीं कर सकते, वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की भी बाउंड्री मार्क करना संभव नहीं। दे हैव नो फिक्स्ड वेल मार्क्ड बाउंड्री।
it means that atoms also have no fixed well-marked boundary. एटम्स की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई कंट्रीज के बीच में जैसे बॉर्डर मार्क होता है उस तरह से एटम की कोई बॉर्डर मार्क नहीं है. ठीक है. इलेक्ट्रॉन्स confined in atoms are treated like a cloud of negative charge and the position of electron इसको अलग स्टेटमेंट में लिखते हैं, लाइक अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. अब हम क्वांटम मैकेनिक्स की साइड आ चुके हैं टोटली. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हम देंगे इलेक्ट्रॉन का, उसमें इलेक्ट्रॉन को वेव माना जाएगा, पहली बात, विच इज डिफरेंट फ्रॉम बोर्स मॉडल. दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी नहीं बताएंगे. हाँ, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जरूर एक्यूरेटली बताएंगे. एनर्जी बोर मॉडल में भी बताई गई थी, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में भी बताई जाएगी. So energy is determined accurately, but not the position, not the velocity. In the quantum mechanical model of atoms, the position of electrons is not defined accurately. Rather in terms of probabilities. Rather in terms of probabilities. However, the energy of electrons is defined accurately. Energy of electrons is determined accurately. एनर्जी एक्यूरेटली फाइंड करते हैं, पोजीशन एक्यूरेटली नहीं डिफाइन कर सकते. इलेक्ट्रॉन इस समय कहां है ये नहीं बता सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन के किस जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है ये जरूर बता सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट्स आप अच्छे से समझ लीजिए. मैटर वेव्स और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझने के बाद हम इलेक्ट्रॉन को वेव की तरह ट्रीट करेंगे एटम्स में. इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी डिफाइन करेंगे. ट्रेजेक्टरी पार्टिकल्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं, वेव्स के लिए नहीं. इलेक्ट्रॉन्स को लाइक अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज ट्रीट करेंगे, लाइक अ क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज confined surrounding the nucleus. That cloud is surrounding the nucleus. In the quantum mechanical model of atom, the position of electrons is not defined accurately, rather in terms of probabilities. However, the energy of electrons is determined accurately. This now takes us to the final model of atom, which is the quantum mechanical model. The quantum mechanical model of atoms. चलिए इस पर अब कुछ बात करना शुरू करते हैं. चलिए तो अब बात शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स के बारे में. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स बेस्ड है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशंस पर. एरविन श्रोडिंगर नाम के पर्सन ने 1927 में एक इक्वेशन, एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करी, जिसको नाम दिया गया वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर के नाम पर इसको श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन कहते हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें जो क्वांटिटी, जो फंक्शन मिलता है उसको बोलते हैं वेव फंक्शन. इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें एक फंक्शन मिलता है वेव फंक्शन, जो कि इलेक्ट्रॉन वेव को डिस्क्राइब करता है. इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टरबेंस बताता है
at any random point around the nucleus. Wave equations usually spherical coordinates r, theta और phi के टर्म्स में लिखे जाते हैं. जैसे आमतौर पर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स x, y, z से शायद फैमिलियर होंगे. इसी तरह से एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का. r, थीटा और फाई उसके 3 वेरिएबल्स होते हैं. उनके टर्म्स में यूजुअली हम वेव फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं. वेव फंक्शन हमें बताता है कि किसी पर्टिकुलर r पर, r मतलब डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, किसी पर्टिकुलर r, थीटा और फाई पर, थीटा और फाई एंगल्स हैं, वहां पर जो लोकेशन है, वहां पर जो पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टरबेंस क्या है, वो हम इस वेव फंक्शन की मदद से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है ना. किसी पॉइंट पर अगर हम साई का मैग्नीट्यूड, वेव फंक्शन का मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो उससे हमें एम्पलीट्यूड मिलता है इलेक्ट्रॉन वेव का. मैग्नीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन लेने से हमें क्या मिलता है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव. और उस एम्पलीट्यूड से हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी को रिलेट करते हैं. चलिए बात शुरू करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन. श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का एक सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैंने पूरी इक्वेशन नहीं लिखी है, वो एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल्स इन्वॉल्व करने वाली इक्वेशन. और इस इक्वेशन में जो अननोन है जिसके लिए इक्वेशन सॉल्व करी जाती है, उसका सिंबल है साई. ये ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर. ये साईं बाबा वाले साई नहीं है, ये ग्रीक लेटर साई है. और इसका नाम, इसको जो नाम दिया गया है वो है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका दूसरा नाम जो ज्यादा प्रचलन में है वो है ऑर्बिटल, वेव फंक्शन और ऑर्बिटल. This wave function actually describes the electron wave. न्यूक्लियस के अराउंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टरबेंस क्या है, वो हम इस वेव फंक्शन से डिटरमिन कर सकते हैं. ऑर्बिटल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इसी टर्म पर बेस्ड है, ऑर्बिटल पर. एच कैप एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है. एच के ऊपर ये जो सिंबल लगा हुआ है ना, इसको रीड करते हैं एच कैप. और ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर. जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है ना. डी बाय डी एक्स भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, वैसे ही हैमिल्टोनियन भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है. ये राइट हैंड साइड में भी वेव फंक्शन ही दिख रहा है. इस साइड के ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाया हुआ है. और ये जो ई है, ये है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन वेव के साथ एसोसिएटेड एनर्जी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल या एनर्जी ऑफ वेव फंक्शन. ठीक है. कुछ लोग सोचते हैं कि साई लेफ्ट में भी और साई राइट में भी है, तो साई से साई कैंसिल ही हो जाएगा, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी. ऐसा नहीं है. इस साई के ऊपर ये मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा हुआ है. ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल्स y. तो जो लोग गणित की कम समझ रखते हैं वो सोचेंगे कि y लेफ्ट में भी है, y राइट में भी है, y से y कैंसिल कर दो. उसके बाद वो ये भी सोच सकते हैं कि ये d स्क्वायर है ऊपर, इस d से एक b कैंसिल कर दो. इस तरह का ज्ञान यहां पर नहीं लगाना है. तो एच कैप एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि साई को प्रोटेक्ट कर रहा है एक तरह से. ये साई इस वाले साई से कैंसिल नहीं होगा. ऑन सॉल्विंग द श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, तब हमें एक मैथमेटिकल फंक्शन मिलता है जिसको बोला जा रहा है वेव फंक्शन.
वेव फंक्शन और ऑर्बिटल, जैसा कि मैंने कहा, इट डिस्क्राइब्स द इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये जो साई है ये ये आर थीटा फाई के टर्म्स में होगा, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में होगा। अगर आप इस साई के एक्सप्रेशन में एक पर्टिकुलर आर, एक पर्टिकुलर थीटा और एक पर्टिकुलर फाई पुट कर दोगे तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो साई की वैल्यू है वो मिल जाएगी। जैसे कोई फंक्शन हो p इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3y² माइनस 4z प्लस 9, सम फंक्शन p, तो हम बोलेंगे कि p डिपेंड्स ऑन x, y, z, p is a function of x, y, z। अगर एक पर्टिकुलर x, y और z पुट कर दें तो p की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे एक पर्टिकुलर r, थीटा और फाई पुट कर दें तो साई की वैल्यू मिल जाएगी, और वो जो साई की वैल्यू है वो हमें इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टरबेंस बताएगी। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड लें, अगर हम इस पर्टिकुलर r, थीटा, फाई पर साई का मैग्नीट्यूड लें, मैग्नीट्यूड, ये सिंबल तो समझते ही होंगे, मैग्नीट्यूड का सिंबल है, then it will give us the amplitude of electron wave। इलेक्ट्रॉन वेव में आखिर क्या चीज ऑसिलेट कर रही है? ये जो साई की वैल्यू हमें मिलेगी एक पर्टिकुलर आर थीटा फाई पर, ये फिजिकली क्या है? असल में इसका कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो ऐसा भी नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा हो ऐसा भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा हो ऐसा भी नहीं कह सकते। इलेक्ट्रॉन वेव में आखिर क्या चीज ऑसिलेट कर रही है उसका कोई फिजिकल वर्ड नहीं है जो हम कह सकें। लेकिन इस वेव फंक्शन के थ्रू हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी जानकारियां जरूर मिलती हैं। इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव कितनी दूर तक एक्सटेंड कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां एक्चुअली इस वेव फंक्शन में ही छुपी हुई है। इस साई का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे साई स्क्वायर मिलता है, एंड साई स्क्वायर मुझे देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। शुरू में कुछ बातें एज अ फैक्ट आपको एक्सेप्ट करनी होगी, धीरे धीरे चीजें आपको सरल लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। तो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलता है इलेक्ट्रॉन वेव का फंक्शन, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दें तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन वेव का डिस्टरबेंस मिल जाता है। पर उस डिस्टरबेंस का फिजिकली क्या मतलब है वो हम नहीं बता सकते, इसका कोई फिजिकल एनालॉग नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको स्क्वायर करूं तो उसकी जरूर एक इंपॉर्टेंस है। साई स्क्वायर गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी of finding electron at a point around the nucleus। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो साई स्क्वायर की वैल्यू से हमें पता चलता है। अगर हम न्यूक्लियस के अराउंड एक छोटा सा वॉल्यूम dv कंसिडर करें, dv वॉल्यूम, और इस वॉल्यूम के अंदर जो साई स्क्वायर की वैल्यू है, साई स्क्वायर की वैल्यू को dv से मल्टीप्लाई करें, जिस तरह से डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है मास, वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर मिलती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। probability of finding electron
inside the volume BV। जैसा कि हमने पहले कहा था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली लोकेट नहीं करा करेंगे, करना पॉसिबल भी नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जरूर बताएंगे एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, इन एनी वॉल्यूम अराउंड द न्यूक्लियस, और वो प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर को डीवी से मल्टीप्लाई करने पर मिलती है। ठीक है, इस वेव फंक्शन का या ऑर्बिटल का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है। फिजिकली ये वेव फंक्शन में आखिर क्या चीज ऑसिलेट कर रही है, इसको कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन तो नहीं है, लेकिन हम ऑर्बिटल को इस मॉडल में आगे बढ़ते हुए ट्रीट करेंगे लाइक अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन के घर के तौर पर उसको ट्रीट करेंगे। ऑर्बिटल वुड बी विजुअलाइज्ड लाइक अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये विजुअलाइजेशन सिर्फ मेरा नहीं है, ये स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन है। दिस इज हाउ ऑर्बिटल्स आर विजुअलाइज्ड। समझने के लिए हम ऑर्बिटल को क्या माना करेंगे, इलेक्ट्रॉन का घर। उस घर के अंदर इलेक्ट्रॉन है कहीं, पर एग्जैक्टली कहां है ये हम नहीं बता सकते। ऑर्बिटल वुड बी ट्रीटेड लाइक अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में हम एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से विजुअलाइज करेंगे। एटम के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो सबसे बड़े लेवल पर जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम नाम देंगे शेल। शेल्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल इन शेप। जिस तरह से अनियन में लेयर्स ओवर लेयर्स ओवर लेयर्स होती हैं, वैसे ही हम एटम्स में विजुअलाइज करेंगे कि शेल्स ओवर शेल्स ओवर शेल्स है। ठीक है, तो सबसे बड़े लेवल का जो कंस्ट्रक्शन है एटम में वो है शेल। तो शेल के अंदर अगर आप जाओगे तो प्रेजेंट होंगे मल्टीपल सबशेल्स। अ शेल कैन कंटेन अ नंबर ऑफ सबशेल्स एंड अ सबशेल कैन कंटेन अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। Subshell can contain a number of orbitals, and an orbital can contain a maximum of 2 electrons. Maximum 2 electrons per orbital. इस तरह से हम एटम को विजुअलाइज करेंगे। ध्यान रहे, इस तरह का कोई सॉलिड शेल एटम के अंदर बना हुआ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एटम के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका सर शेल से टकरा जाएगा, नहीं, ये विजुअलाइजेशन है। जिस तरह से किसी स्टेट में या किसी कंट्री में सिटीज होते हैं, सिटीज के अंदर कॉलोनीज होते हैं, कॉलोनीज के अंदर घर होते हैं और घर के अंदर लोग रहते हैं। कुछ घर खाली भी होते हैं। कुछ उसी तरह से एटम की दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर हैं शेल्स। शेल्स आर लाइक द सिटीज इन एटम्स वर्ल्ड। और जिस तरह से फिर सिटीज में कॉलोनीज होती हैं, वैसे ही शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं। कॉलोनीज में घर होते हैं, वैसे ही सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। और घरों में लोग रहते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। जिस तरह से घर कभी कभी खाली भी हो सकते हैं, वैसे ही ऑर्बिटल्स भी कभी कभी खाली हो सकते हैं। नॉट एवरी ऑर्बिटल will have an electron associated with it. हाँ, घर में कितने लोग रहेंगे उस पर हम लिमिट नहीं लगाते, लेकिन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं उस पर लिमिट है। An orbital can contain a maximum of 2 electrons. ये लिमिट क्यों आई है ये भी हम आगे चलकर समझेंगे। Orbitals are visualized। ये विजुअलाइजेशन चीजों को आपके लिए आसान बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव का कोई फिजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। आखिर क्या चीज है ये इलेक्ट्रॉन वेव? इट लुक्स क्वाइट पजलिंग। इसलिए हमने चीजों को आसान बनाने के लिए, आसान के साथ साथ सही चीज समझाने के लिए, आसान करने का मतलब ये नहीं कि हम गलत चीज समझ लें, सही चीज ही समझेंगे। सही एनालॉजी, सही अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम ऑर्बिटल्स को ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा हुआ है ऑर्बिटल के अंदर, और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट हो सकते हैं एक ऑर्बिटल के साथ? 2 इलेक्ट्रॉन्स। विजुअलाइज एज अ होम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। which can contain a maximum of 2 electrons. तो इसी स्ट्रक्चर को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। सेल, शेल्स, सब शेल्स, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स। ये कहानी, ये चर्चा हम अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आज की क्लास की बातें आपको समझ में आई हैं। बातें इतनी आसान नहीं है। प्रीवियस लेक्चर्स को अगर आपने अच्छे से समझा है तो ही आप इस लेक्चर को इंटरप्रेट कर पाओगे। चीज़ों को थोड़ा थॉट देना ज़रूरी है। थोड़ा सोचें, बहुत ज़्यादा ना सोचें। बहुत ज़्यादा सोचने से अपन गलत दिशाओं में सोचने लगते हैं। जो दायरा है सिलेबस का उसमें रहें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।